अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 2023 पाकिस्तान में अगर बात करें मुआशी अदम इस्तेहकाम की नज़र रहा, लेकिन बिलखुसूस अगर स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए 2023 का साल जो है एक अच्छा साल कहा जा सकता है। और इस साल अगर रीजनल मार्केट्स की बात करें तो रीजनल मार्केट्स में एशियन जो मार्केट्स हैं इसमें श्रीलंकन जो मार्केट है, जो उनका इंडेक्स है वो 25% बढ़ा, इंडियन मार्केट का 18%, बांग्लादेश का 1%, जबकि पाकिस्तान में PSX 100 इंडेक्स विच इज़ बेंचमार्क 100 इंडेक्स हमारा 55% इंडेक्स बढ़ा। इससे पहले सन 2013 साल पहले 2009 में हमने देखा था कि तकरीबन 60% इंडेक्स जो है वो अप्रिशिएट हुआ था। इस मरतबा 55% बढ़ा है और जो क्लोजिंग ईयर एंड की हुई वो 62,451 के करीब हुई। अब जाहिर है कि इस पूरे अरसे में अगर बात की जाए तो केयर टेकर गवर्नमेंट और उसके साथ साथ जो हमारी अस्करी क़यादत है उनकी तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव और करेक्टिव मेजर्स लिए गए, स्पेशली जो कंप्लाइंस के मामलात थे, बिलखुसूस डॉलर जिस तरीके से स्मगल हो रहा था, डॉलर जिस तरीके से एक उड़ान थी उसको रोकने की कोशिश, और विद ड्यू जो सही करेक्टिव मेजर्स से तो वो रिफ्लेक्ट हुए। फिर इलेक्शन का ऐलान हुआ तो जो एक पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी थी वो भी क्लियर हुई, तो एक तरीके से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हुआ और वो रिफ्लेक्ट हुआ पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब जो कि माहिर मुआशियात हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या आने वाले हालात जो हैं वो किस तरह 2024 जो है वो साबित हो सकता है पाकिस्तान में स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए। खुर्रम, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या अनयूजुअल रहा 2023 का साल पाकिस्तान में स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए? बहुत शुक्रिया इमरान, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, सबसे पहली बात यह है कि इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स अच्छे रहे इस मरतबा, और ये काफ़ी अच्छे बाद रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये जो 55% आपने बताया है कि 55% जो है मार्केट की वैल्यू में इजाफा हुआ है, तो ये जो है तकरीबन शायद 10 या 15 साल के बाद जो है इतना ज़्यादा रिटर्न जो है मार्केट ने दिया है। और इसकी बड़ी वजह आपने बिल्कुल सही बयान की कि इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा 2023 को, जिसकी वजह से मार्केट दूसरे हिस्से में ज़्यादा बढ़ी और उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए और इस तरह का मैक्रो सिचुएशन बनी जिससे बेहतरी आई थोड़ी सी, और हम डिफॉल्ट तक चले गए थे। आपको पता है जून की अगर बात करें 2023 की, तो IMF के प्रोग्राम से बस जस्ट पहले हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए थे। बहुत ज़्यादा हमारी जो एक्सटर्नल पोजीशन है, हमारे पास जो डॉलर रह गया था वापस देने को कर्जों की अदायगियों में, वो बहुत कम रह गया था। और बिल्कुल 11th आवर पे IMF का एक प्रोग्राम फाइनलाइज हुआ। उसके बाद से आप देखें कि मार्केट में क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट किसी भी मुल्क का लीडिंग इंडिकेटर होती है, उससे ये पता चलता है कि आगे के हालात इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट होती है। जो भी डिसीजन होते हैं इस तरह के या मैक्रो सिचुएशन होती है उसकी वजह से इकोनॉमी ऊपर नीचे होती है, तो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर नीचे होती है, उसी वजह से स्टॉक प्राइसेस में उनकी रिफ्लेक्शन आती है। तो उसमें अगर आप देखें तो ये देखा गया था कि अब जो है IMF साथ आ गया है, तो हम एटलीस्ट डिफॉल्ट नहीं करेंगे और आने वाली अदायगियां हम कर सकेंगे। और दूसरी जो बड़ी चीज़ आपने कही वो यही हुआ कि जो हमारी अस्करी क़यादत है उसने डॉलर को के लिए जो स्मगलिंग से रिलेटेड मसले थे और डॉलर स्मगल हो रहा था या बहुत ज़्यादा होर्डिंग हो रही थी, उससे रिलेटेड स्टेट बैंक के साथ मिलकर एक जो है कैंपेन की, एक जो है आपको पता है बॉर्डर पे भी बहुत ज़्यादा इसको जो है वो देखा गया, रोका गया। वहाँ ट्रेड को बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में देखा गया और उस पर बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को रोका गया, जिसकी वजह से दो चीज़ें हुई आपके यहाँ। एक तो डॉलर की कीमत में इस्तेकाम हुआ और डॉलर वापस आया। दूसरा ये हुआ कि आपके यहाँ जो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मगल हो रही थी उसमें कमी आई, जिसमें बेसिक फॉर द नोट्स की अशिया हैं, जिसके से इन्फ्लेशन में आहिस्ता आहिस्ता जो पेस थी वो थोड़ी सी कम हुई। तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स की कमी का भी जो है वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि अब महंगाई में कमी एक्सपेक्टेड है, उस वजह से इंटरेस्ट रेट्स में कमी होना भी मुतवक्के है। और आपने देखा सेकेंडरी मार्केट के ई-बिल्स के PIBs के जो सूद होती है वो आना शुरू हो गई। तो ये सब चीज़ों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। फिर आपको पता है इलेक्शन अनाउंस हुए, उनका शेड्यूल अनाउंस हुआ, डेट अनाउंस हुई, उसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी मजीद बढ़ा कि अब जो है एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगले साल आएगी और रिफॉर्म करेगी और IMF के साथ बड़ा प्रोग्राम करेगी। 3-4 रीजन ये थे जिन्होंने
स्टॉक मार्केट की कॉन्फिडेंस लेकिन को अब बढ़ाया। अब आप नहीं समझते कि एक जो नौमुंतखब हुकूमत होगी उसके लिए बहुत बड़े बड़े जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो सामने खड़े हैं इस वक्त। आईएमएफ प्रोग्राम को की कंटिन्यूशन, उसकी इंतहाई सख्त शराइत जो उसकी हैं उसके ऊपर ज़ाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा मसला है। फिर इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है, शरह सूद आपकी इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, फिर डेट रिपेमेंट का एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है आपकी मईशत के ऊपर खड़ा हुआ है, और रिजर्व्स की पोजीशन भी आपके सामने है। तो इतना आसान नहीं होगा अगली हुकूमत के लिए भी, जो अगर यह समझ रहे हैं कि जनाब कोई भी गवर्नमेंट में आ गया और उसने पहले ही साल और दूसरे साल मिलकर ये मईशत को इस्तेहकाम पहुंचा दिया, तो इतना मुमकिन नहीं होगा किसी के लिए भी। देखिए, इसमें दो हिस्से हैं इमरान। एक तो ये कि पहले एक इनिशियल रिकवरी हुई है और एक इनिशियल कॉन्फिडेंस जो रिस्टोर करना था वो तो हुआ है ना। एटलीस्ट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। पहले तो मैंने कहा कि पहले हाफ के एंड तक हम तो डिफॉल्ट के दाने पे खड़े थे और हमारा अल्लाह ना करे श्रीलंका जैसा हाल होता बहुत ज्यादा बुरा, और वो जो उस प्रोसेस से श्रीलंका गुजरा है, ऑल्दो अब स्टेबलाइज हो गया है, अब जो है डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी हो गई है, आईएमएफ भी साथ आ गया है, लेकिन वो जो हालात गए हैं अवाम पे वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे किसी भी इकोनॉमी के लिए। और श्रीलंका तो बहुत छोटा सा कंट्री है, हम तो उससे बहुत बड़े हैं पॉपुलेशन वाइज भी, साइज वाइज, हर तरह से। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी आपने जो बताई चीजें वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है पहला प्रोसेस तो ये होना था कि हम पहले स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद अब जो है रियल चैलेंज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रियल चैलेंज अब शुरू हुआ है। और मुझे मैं जो देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं मिल रही, वो ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी स्टेक होल्डर्स हुकूमत में आने की बात कर रहे हैं इलेक्शन लड़के, उनके पास अभी भी मुझे कोई सॉलिड प्लान नजर नहीं आया। किसी ने प्लान की बात नहीं की है, हर कोई आके नारों में ये कह रहा है कि हम बिजली फ्री कर देंगे, हम तनख्वाहें बढ़ा देंगे। ये प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है, ये ड्रग्स हैं। ये इस तरह के नारे तो ठीक हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आवाम को भी समझना है कि अब इससे काम नहीं चलेगा। ये हमारे लिए प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। मुल्क का ये हाल इसी वजह से हुआ है कि हमने। अच्छा, अगर आप पीछे जाएं 13 साल पीछे अगर चले जाएं, 2009 में जब 65% कहा जा रहा है कि जनाब 60% इंडेक्स जो है वो आपका बढ़ा था, तो यकीनन उस वक्त भी मुआशी हालात हमारे इसी तरीके के होंगे। यकीनन उस वक्त जो है वो फ्यूचर एक सेंटिमेंट जो है वो बहुत अच्छा देखा जा रहा होगा। जो मार्केट ने इतना जंप किया था, तो उनसे अगर कंपैरिजन करते हैं और आज के हालात को, तो क्या नटशल क्या आता है हमारे पास? मेरा ख्याल में इमरान कंपैरिजन इतना सीधा नहीं है। 2013 में जो हालात थे हमारे यहाँ, उसमें आपको याद होगा 2011-12 में कैपिटल गेंस टैक्स जो लग गया था, उसमें कुछ बेहतरी की गई थी, फिर मार्केट चलना शुरू हुई थी, और वो उसने कोइंसाइड किया था नए इलेक्शंस के साथ। और इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आई थी, वो आईएमएफ के पास गई थी, लेकिन जो उस वक्त हमारी सिचुएशन थी और आज, कर्जों की सिचुएशन उस वक्त और आज, एनर्जी की सिचुएशन उस वक्त और आज, फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन उस वक्त और आज, इनमें फर्क है। ये सेम सिचुएशंस नहीं है। ये कह सकते हैं कि एक इनिशियल कॉन्फिडेंस आ सकता है मार्केट में कि गवर्नमेंट आए और एक गवर्नमेंट जो है आके चार्ज संभाले और एक प्लान दे, तो एक मार्केट में रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2-3 साल में, पिछले 2013, 14, 15 में ऑयल प्राइसेस बहुत नीचे आ गई थी, जिससे उस वक्त गवर्नमेंट को बहुत रूम मिल गया था कि वो महंगाई को बहुत कम कर सके, पास ऑन कर सके। लेकिन इशू ये था कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उस वक्त भी नहीं हुए थे। उस वक्त भी आपने अपनी सब्सिडीज को जो है वो आपकी कम हो गई थी और आपने जो है वो आवाम को सब पास ऑन कर दिया था। लेकिन उस पैसे को आवाम की बेहतरी के लिए एनर्जी की रिफॉर्म्स में, एनर्जी में प्लांट्स तो लगा लिए थे, लेकिन रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं कि सिंगल बायर है, सिंगल सेलर है, मार्केट नहीं क्रिएट की थी, एनर्जी की एफिशिएंसी नहीं थी। प्लीज मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा, इंटरेस्ट रेट्स तो अकॉर्डिंगली नीचे आ गए थे और आपकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ गई थी। और लेकिन हमने टैक्सेस रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म, ये सारे नहीं किए कभी भी, पेंशन रिफॉर्म्स नहीं किए हमने। तो प्रॉब्लम यही हुआ कि वो कंटिन्यू होगा। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज का कंपैरिजन सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लोबल इकोनॉमी में अगले साल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड मार्केट्स वोलेटाइल तरीन साल समझा जा रहा है। मैं आपके प्रोग्राम में ऐड कर रहा हूँ, 40 कंट्रीज जो है वो इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 40 कंट्रीज में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साल में 40 कंट्रीज, जो कि 40, 45, 42% हिस्सा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं और 41 तकरीबन % पूरी पॉपुलेशन दुनिया की है इन 40 कंट्रीज में। ताइवान से लेकर, रशिया से लेकर, यूएस से लेकर, पाकिस्तान से लेकर बेताशा कंट्रीज में जो है इलेक्शंस हैं। उसके साथ साथ यूएस में सेशन जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फिर जो है इंटरेस्ट रेट्स कहा जा रहा है कि हो सकता है लंबे अरसे के लिए बढ़ा के रखे जाएं। महंगाई में भी कमी नहीं हुई उस तरह से।
और यूरोप में भी रिसेशन की बात हो रही है। तो इस सारे सिनेरियो में कैसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें एक चीज करनी है, अपनी इकोनॉमी के लिए डायरेक्शन देनी है। दो प्रॉब्लम्स है, दो चैलेंजेस है इमरान। एक ये कि हमारे अपने मसले हैं, दूसरा इकोनॉमी वॉलेटाइल होने जा रही है दुनिया की। इस दौरान जो पार्टी आएगी उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, एक प्लान के साथ आए, एक प्रॉपर प्लान के साथ आए, ताकि हम सही तरीके से इकोनॉमी को बेहतर कर सकें और स्टेबलाइज कर। ठीक है, यानी बात सर ये है कि बजाय इसके कि हमारी सियासी जमातें सियासी जलसों के अंदर 300 यूनिट फ्री करने की बात करें, वहां पे बात करें कि जनाब सबको रोजगार फराम कर दिया जाएगा, सारी चीजें होंगी और बिल्कुल एक दूध की नहरें बह जाएंगी। एक रियलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है उन्हीं तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जो आगे चल के उसके बाद इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के बाद, जीतने के बाद जब हुकूमत बनाए तो फिर ये ना कहें कि जनाब पिछली हुकूमत इतना तबाही करके चली गई, अब हमारे पल्ले कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद माहिर बात मौजूद थे। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की आज की परफॉर्मेंस इस साल की और आगे क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है इसके ऊपर उनका व्यू आपने जाना। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस 2024 किस तरह का, और ऑनवर्ड्स ज़ाहिर है कि इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद जो है वो अगली हुकूमत होगी, उसके लिए क्या क्या बड़े पहाड़ होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मजीद अजीज़ साहब जो कि साबिक सदर हैं एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ की हालत जो है वो बड़ी ख़राब है। एम्प्लॉयर्स जो हैं वो किस हाल में, ज़रा ये बताइए पहले। देखिए, अगर एम्प्लॉइज़ की हालत ख़राब है तो एम्प्लॉयर की हालत अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों वेरी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमी में, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ एज वेल एज गवर्नमेंट। और आज हमारा जो वर्कर है वो फ्रस्ट्रेटेड भी है, डिजेक्टेड भी है, और अगर सही मानों में देखा जाए तो इसके सर के ऊपर इसकी जो जॉब है उसकी तलवार लगी हुई है कि क्या फैक्ट्री बंद हो जाएगी, क्या मेरे को आगे क्या करना पड़ेगा। मिनिमम वेज अगर किसी 32,000 है, उसको अगर आप बोलेंगे हम 25,000 देंगे तो भी वो अर्ली मॉर्निंग आ जाएगा काम करने के लिए। तो डिफिकल्टीज पहले तो ये बताएं कि क्या इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड जो बजट में अनाउंस किया गया था मिनिमम वेज का, वो इम्प्लीमेंटेशन उसका हो चुका है या नहीं? बहुत सी जगहों पे नहीं हुआ है। बहुत सी जगह में नहीं है। मैं खुद के आपको कह रहा हूँ, जब वो 17,500 पे वर्कर्स अग्री हो गए थे, हमारे मिनिमम वेज बोर्ड सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, और तो अनाउंस हो गया, नई गवर्नमेंट जो आई थी कि जी इसको 25 करेंगे, 25 कर दिया। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि अब अगर देना भी शुरू किया तो 75% इनफॉर्मल जो है वो नहीं दे रहे, और तकरीबन 30 to 40% मेरे ख्याल से फॉर्मल सेक्टर भी अभी तक नहीं दे रही। अच्छा, हाँ, और अब आ गया 32,000। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट हमारे लिए हो गया है लोगों को कन्विंस करना। नहीं, आपके ऊपर तो वो सियासतदान बैठे हैं, वो कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे और डबल कर देंगे तनख्वाहें। ये कौन सी मखलूक है फिर? देखें, जहाँ तक 300 यूनिट है, आप इतने बड़े चैनल में और इकोनॉमी में बात करते हैं, आप अपनी रिसर्च टीम को ये कहें कि 300 यूनिट पर हाउस होल्ड पूरे पाकिस्तान का मल्टीप्लाई कर ले, हर महीने की जो होते हैं कंजम्पशन, और क्या पाकिस्तान में इतना पावर है, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है? कहना बहुत आसान है। नहीं तो कहने में क्या ये मिस गाइड क्यों किया जा रहा है आवाम को? नहीं तो मिसगाइड नहीं किया जाता ना, आवाम ये सुन के तालियां बजाती है, नाचती है, जिए फलाना आ रहा है, कदम बढ़ाओ, ये सब होता रहता है। तो ये यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये सिर्फ इलेक्शन तक का ड्रामे होते हैं। वो जो रिवायती सियासी जमातें, जो नई सियासी जमातें, जो नए और जो बिजनेस का जिनका बैकग्राउंड है, वो आके कह रहे हैं कि जनाब 300 यूनिट फ्री देंगे। वो इसीलिए कि हाउ मेनी बिजनेसमैन कंपेयर टू हाउ मेनी जनरल जो वर्कर्स हैं या जो लोग हैं जो जाके वोट देते हैं, जो जलसों में जाते हैं, नारे लगाते हैं, वो ज़्यादा हैं कि बिजनेस कम्युनिटी कम ज़्यादा है।
यानी बस आवाम को खुश किया जा रहा है वोट लेने के। ये मुझे बताइए, आप मीडिया से ताल्लुक है, आपने कितने मैनिफेस्टो अब तक पढ़े हैं? हमने सिर्फ अभी तक, मैं लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी, वी आर वेटिंग फॉर योर मैनिफेस्टो। जस्ट हमें आप नहीं चाहिए कि आप किस बयानिए के साथ इंतखाबात के अंदर जा रहे हैं, आप अपने मंशूर बताइए। मंशूर क्या है आपका? 0/0। इनका मंशूर जो है वो नारे लगवाने और ये बड़ी बड़ी इस तरह की बातें करने, जिसको मैंने कहा बिजनेस कम्युनिटी इसको टोटली इसको इग्नोर कर रही है। ये तो मीडिया में आ गई है कि जी 300 यूनिट और डबल सैलरी और पता नहीं क्या क्या हम देंगे, हेल्थ कार्ड फ्री देंगे पूरे पाकिस्तान को, जो होना चाहिए। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, इसका गवर्नमेंट को कॉस्ट कितना आएगा, इसको और कितना इसकी आउटलेज होगी। आप एक ज़ारे के बिजनेस कम्युनिटी को लीड करते हैं और उसका एक हिस्सा हैं, तो ये जो तय हुई थी सारी चीज़ें पाकिस्तान को आगे लेकर चलने के हवाले से, अस्करी क़यादत के हवाले से, आप भी उसमें यकीनन मौजूद होंगे। तो इनिशियली हमने देखा कि केयरटेकर गवर्नमेंट में जो एक विल दिखाई दी, क्योंकि उनके कोई पॉलिटिकल अज़ाइम नहीं है, ठीक है, और जो सियासी हुकूमतें हैं वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, वो टैक्सों के हवाले से रियल इस्टेट के ऊपर नहीं लगने देते, फिर वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर नहीं लगने देते, होलसेलर रिटेलर के ऊपर नहीं लगने देते। तो मजीद साहब, ये हालात तो फिर ऐसे ही रहेंगे, फिर हम क्या करेंगे? ये हम देखें, मैं सिंध के कैटेगर के मिनिस्टरों से हमारे पास आते रहते हैं। मैं कराची चैम्बर का भी आपको पता है सदर रहा हूँ, तो उधर भी आते हैं, हमारे और प्रोग्राम से आते हैं। और जो some of the ministers are pretty good, मतलब they are really serious, और इन्होंने स्टेप्स ले लिए हैं जो आई वुड से पैराडाइम शिफ्ट है। लेकिन हमारा इनसे एक कंप्लायंस, हम तो सिर्फ डॉलर की बात कर रहे हैं ना, जिस तरीके से उसकी स्मगलिंग को रोका गया, शुगर माफिया के खिलाफ काम किया गया, सारी चीजें, कुछ कंप्लायंस के इशू, हालांकि ये तो कंप्लायंस के हैं, ये तो हर इलेक्टेड गवर्नमेंट को करने चाहिए थे, लेकिन आपके सामने ये चीजें स्टॉक मार्केट में। हमारा कुछ और सवाल है कि जो अगर ये जो केयरटेकर ने जो good taken the really worthwhile step, जो what was in the need of the hour, हमने इनसे एक सवाल करते हैं, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट फरवरी 8 के बाद आएगी, तो कैन यू गिव अस एश्योरेंस कि ये जो आपने रिफॉर्म्स लिए या आपने जो इनिशिएटिव लिए हैं विच आर फॉर द बेटर गुड ऑफ द पॉपुलेशन, नोबडी हैज एन आंसर। तो दिस इज जो लग रहा है कि क्या आफ्टर एनी न्यू पॉलिटिकल गवर्नमेंट कम्स इन वुड दे कंटिन्यू विद इट, जिसमें करप्शन रोकने के भी चांस है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, जिसमें ओपननेस भी है। वो जो हमारा जो वो है वो इतना ऑप्टिमिस्ट व्यू पॉइंट नहीं है, मायूसी है हमारी। ये है कि जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी, द वेस्टेड इंटरेस्ट, द एलीट कैप्चर, जो भी आप नाम देना चाहें, they will come into action and gradually all this will fizzle out. But अल्लाह करे once and for all, जो चीज़ ये केयरटेकर ने जो right steps लिए हैं, that should continue for the country's sake. या फिर जिन्होंने भी ये right steps लिए हैं, वो उस वक्त भी उन्हीं right steps को continue, उन policies की continuation जो है उसको यकीनी बनवाएं। हमने ये कहा कि आप इसका कोई ऐसा कर दें, आप वो दे दें, क्या कहते हैं, फायर बॉल्स, कि इसको कोई अंडू ना कर सके। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके साथ तो वो SIFC वगैरह भी चल रहा है ना, बहुत सारी चीजें। SIFC, इन आई पर्सनली एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ SIFC। अच्छा, आई एम अ बिग प्रोपोनेंट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द concept is to address our indigenous sources, agriculture, mining, IT, ठीक है। I have been promoting कि ब्लू इकोनॉमी को भी आप इसमें शामिल करके चार कर दें। ब्लू इकोनॉमी जो भी है वो भी इंडिजिनियस है। सही, और बड़ा पोटेंशियल है उसके अंदर। हम टेक्सटाइल वाले हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट 30 से 35% इम्पोर्ट हमारा इम्पोर्टेड है। यहाँ तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं। You mean to say ऐसा this? प्लास्टिक आप ले लें, ऐसा आप फार्मा ले लें, हर चीज में रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके फिर आप फर्निश। इसमें क्या होगा कि चलें ज़्यादा से ज़्यादा आपको इक्विपमेंट, मशीनरी या कोई ऐसी चीज़ें
आपको इंपोर्ट होगी वो एक दफ़ा होगी, सही, लेकिन जो आपका रॉ मटेरियल है वो तो इन हाउस है, सही, हमारे घर में। सर बात ये है ना कि इस बात की भी श्योरिटी होनी चाहिए कि आप उसके बाद अपनी रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट ना करें, आप अपनी फर्निश गुड्स को एक्सपोर्ट करें, तो मजा है। मैं एक आपको एग्जांपल एम्प्लॉयज फेडरेशन का देता हूं। अच्छा, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, विद परमिशन एक छोटे सा ब्रेक मैं लेना चाहूंगा। ब्रेक के बाद भी मजीद अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मजीद अजीज साहब मौजूद है। जी सर, आप बात कर रहे थे एम्प्लॉयर्स फेडरेशन के बारे में। देखिए, हमने एक कमेटी बनाई मिनरल्स टू केमिकल्स अंडर द इकोनॉमिक काउंसिल। जो मैं जब प्रेसिडेंट था तो हमने ये फॉर्म की थी। भाई जैसे भी आपने कहा कि हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं और ये हो रहा है। हमने नमक तो अच्छा लगता है कि नमक को आपने एक्सपोर्ट कर दिया, दैट्स फाइन। बाकी चीजें, नमक में भी बहुत वैल्यू एडिशन है और हो रही है। देखिए, अगर हम फ्लोर स्पार से फ्लोर क्लोराइड या कुछ जैसा बनाते तो $150-200 टन जो आप रॉ बेच रहे हैं उसकी जगह आप $750-800 बेच सकेंगे। कुछ और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस सब पाकिस्तान के 92 केमिकल मिनरल्स हैं। हमने 30-40 कुछ हमने अभी तक एक्सप्लोर किए, बाकी बहुत सी हमारे पास गुंजाइश है। ठीक है। अगर हम इस पे जाते हैं और ये मीडियम एंटरप्राइज में भी चल जाएगा। अच्छा, यू डोंट नीड कोई रिफाइनरीज या यू डोंट नीड के कोई अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट। ये वी डोंट हैव टू डू इट एंड यू हैव अ मार्केट। हमारे पास तैयार मार्केट है हर किस्म के केमिकल मिनरल्स की। तो मेरे हिसाब से ज़रा ये SILC को थोड़ा सा आगे बढ़ने दें तो बहुत सी चीज़ें जो हम बातें कर रहे थे, दिस इज़ द व्हीकल थ्रू विच हम इसको हम टैप कर सकेंगे। तो हम इसीलिए इन फेवर हैं कि हम इंडिजिनियस के ऊपर हमने बेस बनाया है। इंडिजिनियस रिसोर्सेज की आप बात कर रहे हैं और जब आप डोमेस्टिक इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं, उसको फ्लरिश करने के लिए जो आपके पास फिस्कल स्पेस कहाँ है, फिस्कल रिसोर्सेज कहाँ है, 22% शरह सूद के साथ कौन अपना बिजनेस जो है वो ये तो एक अलमिया चल रहा है ये और इट्स अ बिग चैलेंज। और बैंक्स को भी उठा के देखें जरा, उनके प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक उठा के देखें, दे आर हैप्पी विद गिविंग गवर्नमेंट बिल्स। हाँ, तो देन वो कहते हैं ना, कभी कभी मजाक में कहते हैं कि इतने बड़े आप वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट स्टाफ क्यों रखते हैं, एक मुंशी को बिठा दें जो आपके डिपॉजिट आए वो एक मुंशी चेक लिख के दे दे हुकूमत को। इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है। सही, सही। मेरा जो मकसद ये है, टू कम टू द पॉइंट, कि ये जो हमारे 4 मैं आपको कह रहा हूँ जो हमारे सेक्टर्स हैं वो उन इलाकों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे जो टेक्निकली प्रैक्टिकली दे आर नॉट इन दी सिटीज, अर्बन सिटीज। ठीक है, वो पोर्ट एरिया आपके पास है, बहुत सारी जगह में मिनरल्स तो रिच है। आप अब इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? देखिए, इसकी 2 चीज़ें हैं। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट के वो इन्वेस्टमेंट करें। 1, ये प्राइवेट सेक्टर का डोमेन है। 2, हमने जो उसमें बनाया कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये भी तो देखती है कि लोकल इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल आज का देता हूँ। मैं अभी आपके स्टूडियो में आने से पहले हमारे कराची चैम्बर में एक इजिप्शियन डिप्लोमेट आए, उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दिखाया। हम तो अभी तक वही समझ रहे थे कि यूरोप में वो पुरानी मार्केटें हैं और पिरामिड्स हैं और ये वगैरह। बिलीव मी, ये आप चीज़ें लग रहा था कि कोई वेल डेवलप्ड कंट्री के लग रहे थे। अच्छा। और मोस्ट ऑफ द थिंग दे आर मेकिंग ऑन देयर ओन। यहाँ तक कि जो इनका सोलर पार्क है इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और वो हर चीज़ को इस्तेमाल करके, और एग्रीकल्चर, फिशरीज़ और मिनरल्स जिस तरह हम करना चाहते हैं इस तरह वो भी करके कहाँ से कहाँ नहीं, वैल्यू एडिशन हर जगह होती है। आपको किसने कहा कि एक हम कीनो भेज देते हैं, आप इसका पल्प बना के भेजें तो आपको वैल्यू एडिशन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, रिफाइंड प्रोडक्ट आप एक लेकिन आई अगेन से कि जो हमारे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के भी इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े हमारे टाइकून्स हैं, वो टेक्सटाइल और रियल इस्टेट ही में फंसे हुए हैं या थोड़े बड़े लाइव स्टॉक डाइवर्सिफाई करें अपने बिजनेस को। डाइवर्सिफाई इसमें करें, पोटेंशियल बहुत है।
एसएमईज का काम नहीं है। लेकिन सर ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो पॉलिटिकल इलीट है और फिर ये आपका कारोबारी हल्का तबका, ये सब स्ट्रीमलाइन होके साथ चले तो आगे बात चलेगी ना। बिल्कुल। तो ये सियासी जमातें जब आके ये अपने पॉलिटिकल वोट बैंक्स के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं सारी चीज़ों को, मैं अगेन कहूँगा होलसेलर, रिटेलर, एग्रीकल्चर, फिर आपका रियल एस्टेट, ये टैक्स नेट के अंदर नहीं है। दुनिया में नॉन फाइलर नाम की कोई चीज़ नहीं है। डार साहब ने एक झुंझुना पकड़ा दिया है फाइलर और नॉन फाइलर का। आप ज्यादा पैसे देकर और टैक्स नेट से बाहर रहें। फॉर गॉड सेक ये चीज खत्म होनी चाहिए, इससे जान कैसे छूटेगी हमारी? ये तो उनसे पूछें जो टैक्स फाइलर्स हैं, उनको किस किस्म की मरहलों से गुजरना पड़ता है। तो आदमी ज्यादा दे के जान नहीं छुड़ा लेके नेट के बाहर रहे। अच्छा, फिर रेवेन्यू भी उनका ज्यादा उसी से जनरेट हो रहा है। हाँ। जो रेवेन्यू साइड है वो तो उसी से जनरेट हो रही है ना ज्यादा। अगर आप नॉन फाइलर से ज्यादा पकड़ो तो फिर ये फेवर में ही नहीं है शायद। लेकिन अगर इससे स्टैब्लिश के टैक्स नेट में लाने के अगर सीधे हाथ से नहीं आते तो ज़रा टेढ़े हाथ से आ सकते हैं। बीच में कोई बात हुई थी एफबीआर ने कि जी हम आपका ब्लॉक कर देंगे, एनआईसी ब्लॉक कर देंगे। शब्बर साहब प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जनाब एक नया सिस्टम वो जो अब वर्चुअल जो है वो कुछ इस तरह की है कि जो भी आपका डेटा होगा उस तक एक्सेस एफबीआर का होगा और उस हवाले से एक शख्स को जो भी काम कर रहा होगा, ट्रांजैक्शन होगा, उसको ये डर और खौफ होगा कि उसकी चीज़ें एफबीआर के पास हैं तो वो टैक्स पे करेगा। ये वर्चुअल की बात करें, बट अगेन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे खदशा है कि अगली मुंतखब हुकूमत जो है इस चीज़ को रोल बैक कर देगी। ये जो मैंने कहा वो जो इनिशिएटिव्स केयर टेकर्स ने लिए हैं जो अच्छे वाले, वो रोल बैक होंगे कि नहीं होंगे? आई मीन दैट्स अ मूट पॉइंट। वही एक किस्म का बैक ऑफ द माइंड मिस्टेक नोट है। नहीं तो फिर आप लोगों की सहूलत के लिए और इस मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में जितने भी सियासी जमातें हैं उनके जो कायदीन हैं उनको बिठाकर जरा एक अंडरटेकिंग ले लीजिए उनसे। लेने वाले लें। हाँ, लेने वाले ले। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वी हैव टू नाउ कम अगेन सही मानों में लाज़े फेयर। आप हैंड्स ऑफ अगर गवर्नमेंट कर दे मैक्सिमम तरीके से, आई एम नॉट सेइंग कि जहाँ अथॉरिटी या रेगुलेशन नहीं हो, जहाँ जितने भी अननीडेड अनवारंटेड रेगुलेशन जो भी है या परमिशंस हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको आप उनका खुला छोड़ दें। अगर एक बिजनेसमैन है वो अगर ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है तो क्या करेगा? वो इन्वेस्ट ही करेगा। कितना खाएगा पिएगा? वो आगे इन्वेस्टमेंट ही करेगा। आपको एक कड़वा घोट हुकूमत को पीना पड़ेगा कि बिल फॉल बैक, थोड़ा सा रिट्रीट गवर्नमेंट कर लें और इनको आप करें। ठीक है, मेक अ जेन्युइन प्रॉफिट्स। वी आर नॉट सेइंग कि यू स्क्वीज द कंज्यूमर, मेक जेन्युइन प्रॉफिट, ग्रो, उसके बाद आप देख लेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि फॉर द नेक्स्ट 5 years ये जो ऑडिट इंस्पेक्शन चेकिंग इंस्पेक्शन ऑडिटिंग की ये जो सर पे तलवार रखा है वो भी तो बहुत बड़ा डिटरेंट है। और वो बहुत फिर तो खुली आज़ादी हो जाएगी ना। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको अभी नॉन फाइलर और ये चक्रों में पड़े हो, अगर एक समझो 100 रुपये कमा रहा है और अभी 130 पे आ रहा है, अब इसको पता है कि आई कैन डू इट और वो कोशिश करेगा कि मैं फॉर्मल सेक्टर में हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेड हूँ, तो इन द लॉन्ग रन इट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि फिर आपको जीएसटी भी आएगा, आपको इनकम टैक्स भी आएगा, एक्साइज ड्यूटी भी आएगी और भी चीज़ आएंगी। Why can't we get out of this mentality या एक सिस्टम जो परा कलोनियल मेंटालिटी से निकलें और जब मुल्क को अगर आपको चैलेंजेस को ओवरकम करना है तो आपको थोड़ा सा तो गिव एंड टेक करना पड़ेगा। आप तो एवरीथिंग कांट बी जस्ट स्टिक्स, देयर हैज टू बी कैरेट्स आल्सो। तो आप इनको करने दें। 5 साल में आपका क्या जाता है? ऑल इज लॉस्ट राइट नाउ। मे बी चले हो सकता है कि शायद कोई सूरत निकल आए, वरना जाहिर है कि एफबीआर जिसमें अगर आप एक कंपोजिशन देखें टैक्स कलेक्शन की तो हार्डली मेरे ख्याल से कोई 67% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ओनली 33%। आसान काम हो गया। फिर इसके बाद आपको नोटिस आएंगी, आपको शोकॉज आएंगी, उसका आपने जवाब दे दिया, फिर एक नया ऑफिसर आएगा, उसने फाइलें निकाली, फिर वही शोकॉज नोटिस बैठेगा विदाउट गोइंग इनटू दी प्रैक्टिकल। अगर इतनी आसानियां कर दें तो ऊपर कोई ना कोई तो होना चाहिए, कोई ना कोई तो उसको मॉनिटर करना, या फिर मतलब मेरे गुनाह जो है वो सिर्फ अल्लाह देख रहा है। नहीं, इसमें वो देखें, अगर आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एक कॉन्फिडेंस
आपका आ रहा है। हाँ। तो ये जो फ्रीकिश आपका स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है 2000 और 2000 नीचे आता है, वो नहीं होगा। सही बुलिश। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए। हाँ, जरूर, लेकिन उनको फ्लरिश करने दें। हाँ, हम तो सब चाहेंगे। वो मार्केट का जो ट्रेडर है वो भी चाहेगा कि यार मेरे ऊपर ये नहीं होगा तो मैं चला थोड़ा सा सीना आगे ले आऊं और करेगा। आज नहीं कल, इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 साल बाद, 1.5 साल 2 साल बाद वो बाय फोर्स जहाँ इतने तजुर्बे कर लिए वहाँ पे ये भी करके देखना चाहिए। ठीक है, चले, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद अजीज साहब, आप प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।